Yeah, Assalamu alaikum. We are going to start our class. I welcome all the students to my free online classes for TET and CTET. Also, it is useful for Gurukul schools also. जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे थे कल, तो किसी ने पूछा था व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मेथड एक्चुअली, ओके ना, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ऑलरेडी मैं शेयर भी किया ग्रुप में। वेयर इज दैट? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज दिस ह्यूरिस्टिक मेथड? ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। ये ह्यूरिस, ह्यूरिस के माने क्या है बोल तो फाइंड करना, डिस्कवर। आई डिस्कवर है उसकी मीनिंग। ह्यूरिस के माने क्या है बोल तो आई डिस्कवर, मैंने कुछ इजाद किया, मैंने कुछ इंकशाफ किया, मैंने कुछ दरियाफ्त किया, उसके माने है ह्यूरिस के माने। ग्रीक वर्ड है ह्यूरिस्टिक। एक्चुअली क्या बोलते हैं, ये रूल ऑफ थंब है। एक रूल बना दिया, ऐसा करे तो आप अ, कुछ मालूम करे जैसा। तो ह्यूरिस्टिक के माने क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब है। यहाँ पर टीचर क्या करते बोलते, वो जो डिस्कवर करने के जो तरीके होते, इजाद करने के जो तरीके होते, इंकशाफ करने के जो तरीके होते, उसको मेथड्स को एक्सप्लेन कर देते, प्रोसीजर को समझाए थे टीचर, ठीक है ना। और क्या कैसे रहता है ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक मेथड क्यों यूज करते बोलते, इमीडिएट गोल्स को अचीव करने के लिए रहता, इमीडिएट गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर टीचर का कोई यहाँ पर गाइडेंस और हेल्प ज्यादा नहीं रहता, और कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में, यानी मसनवी माहौल में आपको क्या करते करना, वो डिस्कवरी करना पड़ता, कोई चीज को दरियाफ्त करना पड़ता। तो बच्चे खुद क्या करते बोलते, अपने में आप स्टूडेंट्स डिस्कवर देमसेल्व्स, वो अपने आप क्या करते बोलते, उसको कोई चीज को इंकशाफ करते, चाहे वो लाइब्रेरी हो या नहीं तो फिर कोई मसनवी कोई इलाका हो। तो बच्चे क्या करते हो तो मसले का हल निकालते, उसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड। उससे थोड़ा सा सिमिलर एक मेथड है हमारे पास, लैब मेथड भी है। लैब मेथड, यहाँ पर लैब मेथड में क्या होता है बोले तो, लेबोरेटरी में लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको लैब मेथड बोलते हैं। तो जब यहाँ ह्यूरिस्टिक मेथड में टीचर अपने प्रोसीजर्स को और एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देते, मगर ज्यादा हेल्प नहीं करते। लैब मेथड में क्या होता है बोलते, टीचर्स क्या करते बोलते, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के, एक्सपेरिमेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर देते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई एक साइंस के कोई कॉन्सेप्ट को, साइंस के कोई नजरिए को उन्हें क्या करते बोलते एक्सप्लेन करते, उसकी बेस पे बच्चे क्या करते बोलते, बच्चे खुद अपने आप पे क्या करते बोलते, प्रैक्टिस करते हो, सीखते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में जैसा मसले का हल निकालते हैं, यहाँ पर क्या होता बोलते, लैब मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड में मसले का हल निकाले थे, यहाँ पर मसले का हल नहीं निकालते। लैब के मेथड में क्या करते बोले तो, वो साइंस के तरीके को, साइंस के जो उसूल को समझकर बच्चे क्या करते बोलते, खुद एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर क्या करते बोलते, बच्चे कोई चीज को प्रूव करके दिखाते लैबोरेटरी में। वो लैब मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता बोलता, पर टीचर की तरह मदद नहीं रहती, मसनवी माहौल रहता, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता, और इमीडिएट गोल को हासिल करने के लिए वहां पर वो इस्तेमाल किया जाता ह्यूरिस्टिक मेथड में। बच्चे खुद अपने में आप वहां पर डिस्कवर करते। यहाँ पर लैब मेथड में क्या करते बोलते, साइंस के कोई उसूल को समझकर बच्चे प्रैक्टिकल मेथड का प्रैक्टिस करके खुद वो लोग कुछ ना कुछ एक नई चीज इजाद करते, उसको क्या बोलते बोले तो लैब मेथड बोलते। ये ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवर करने वाले कौन है बोलते, एच ई आर्मस्ट्रांग है, एच ई आर्मस्ट्रांग। एनीवे, इन दिस में कल हम लोग ये एक डाउट पूछे थे, उसके साथ ही साथ और दूसरी चीज भी है यहाँ पर। कल हम लोग क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख रहे थे हम, प्रीवियस क्वेश्चंस, इसको कैसा स्टॉप करना, प्रीवियस क्वेश्चंस, हाँ ये भेजा था, देखिए मैं ये कोई ये भेजा था स्किनर का, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें यहाँ पर नीचे दिया है, देखिए, प्रोग्राम्ड लर्निंग इज द बेस फॉर स्किनर्स थ्योरी बोल के। R1 R2 R3 ये सब क्या है, वो तो रिस्पॉन्सेस है, ऑल रिस्पॉन्सेस टुगेदर कॉल्ड ऑपरेंट। तो उनकी थ्योरी से प्रोग्राम लर्निंग लिया गया। इट्स ए सिस्टमेटिक सेल्फ लर्निंग बोलते प्रोग्राम लर्निंग को। तो इसके दो किस्म है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग है, ब्रांचिंग प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं पर क्या होता है, छोटे 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 फ्रेम्स होते हैं, दिस एंटायर कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्रेम्स। आप ओपन यूनिवर्सिटी के अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक्स अगर देखेंगे तो मोटे मोटे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, उसमें एक एक लेसन के बाद छोटे छोटे सवाल रहते हैं, छोटे छोटे।
आपको आंसर ट्रू और फॉल्स या यस और नो में देना होता, बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है ना, बेस्ड ऑन मेमोरी। द एंटायर कंटेंट इज डिवाइडेड स्मॉल फ्रेम्स। तो स्मॉल फ्रेम्स में जो आपको टेस्ट लिया जा रहा है उसकी बेस क्या है, बोलते लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड बोलते हैं उसको। उसको डिस्कवर करने वाले कौन है, बोलते स्किनर है। स्किनर की लिखी हुई किताब का नाम क्या है, बोलते द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ लर्निंग बल्कि है, लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांचिंग मेथड, ब्रांचिंग प्रोग्राम, ये भी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बुनियाद पे ही एक प्रिंसिपल बनाया गया और उसको इजाद करने वाले कौन है, बोलते नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर। वही आप ओपन यूनिवर्सिटी के अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के मनु के या इग्नो के या अपने कुछ किताबें देखें तो उसमें लेसन होने के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े आंसर्स लिखने का होता है आपको, बड़े बड़े फ्रेम्स होते हैं, उसको ब्रांचिंग प्रोग्राम होते हैं। वहां पर क्या होता है, लार्ज फ्रेम्स होते हैं। क्वेश्चन में आपको आंसर्स बड़े बड़े देना पड़ता है, कभी कभी रेस्पॉन्सेस ज्यादा देना पड़ता है, R1 R2 R3। तो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस जो देते, वो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस क्या है, बोलते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इट रिक्वायर्स थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो देखो आपको ब्रांचिंग प्रोग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं, लार्ज फ्रेम्स के आंसर्स अगर आपको देना है, या नहीं तो आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर देना है तो आपको थिंकिंग एंड रीजनिंग होना पड़ता है। यस नो ट्रू और फॉल्स के आंसर्स अगर आपको देना है तो आपको मेमोरी आपकी अच्छी होना पड़ता, बस याददाश्त अच्छी होना पड़ता। तो ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपको मैं कल भेजा था, ये ग्रुप में भेजे। और ये तो वैल्यूज, ये स्पेसिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे बोले तो प्रीवियस क्वेश्चंस भी है ना हमारे पास। हाँ, ये प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस कहाँ तक देखे हम, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ ये सारे क्वेश्चंस देख लिए हम। पेडागोगी प्रैक्टिस बिट्स कल, कल एक्चुअली लिंक भेजना भूल गया था मैं, लिंक बनाया मगर वो एक दूसरे ग्रुप में गलती से भेज दिया, लिंक न भेजने से शायद बच्चे कल नहीं आए। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या है कल आपको मैं समझा दिया, ठीक है। इसका फर्स्ट का आंसर ये फोर्थ है, जिसमें फिफ्थ ओनली बोल के लिखा है। प्रोजेक्ट शुड हैव, प्रोजेक्ट शुड नॉट हैव आर्टिफिशियल एनफोर्समेंट, ये 2 का 3 है। ये 3 का, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी थर्ड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है बोले तो सेल्फ रेगुलेशन कब कब पॉसिबल है बोले तो हायर मेंटल फंक्शंस है। और फिफ्थ बाय वाचिंग द कंक्रीट, कंक्रीट बोले तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है। भाई वाचिंग, वाच कब करते हैं, कोई चीज सामने है तो वाच करते हैं। वाच किसको कर सकते हैं, कंक्रीट चीज कुछ कर सकते हैं। बच्चा कौन को देख के कौन की फोटो उतार रहा, अगर कौन को हटा के कौन उतार सक रहा, तो कौन से स्टेज का बच्चा है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज का बच्चा है, थर्ड स्टेज। इज नाउ स्टडिंग इन इंटरमीडिएट, बच्चा चिल्लाना चाह रहा जोर से क्लास में, कॉलेज में जोर से चिल्लाना चाह रहा, मगर कॉलेज के रूल्स आपको परमिट नहीं करते। तो जब कॉलेज के रूल्स परमिट नहीं करते बल्कि उन्हें खामोशी इख्तियार कर रहा, वो रूल्स को फॉलो अगर कर रहा, तो बच्चा कौन से स्टेज का है, कोलबर्ग के स्टेज में, मतलब कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज का है बच्चा, उसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं, लेवल 2 बोलते हैं उसको, लेवल 2 फोर्थ स्टेज। ये डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग बोले तो begins with the rule and goes on to give examples। ये सेवंथ क्वेश्चन का आंसर 1 है। ये डिडक्टिव मेथड के यहाँ पर फोटो डाला मैं, उल्टा ट्रायंगल है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की 3 फायदे हैं, 2 3 4। इसमें गलत कौन सा है बोलते 1 है, 8th क्वेश्चन का आंसर 1 है, ठीक है ना। ये बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली बीएड में आपको स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए एक टेक्निक है। माइक्रो टीचिंग एक स्किल है। 9th क्वेश्चन, 9th क्लास आंसर स्क्रिप्ट और एक आंसर शीट को कितने भी लोग जांचो, तीनों रामा, कैथरीन, जिलानी, कितने भी लोग टीचर जांचेंगे तो भी मार्क्स पूरे बराबर सही आ रहे, तो उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, काबिल एतमाद की खसूसियत बोलते हैं उसको। एक क्वेश्चन पेपर में रिलायबिलिटी अगर है बोले तो कितने लोग भी चेक करो उसके मार्क्स उतने ही आते हैं, ठीक है ना। और वो आला जिस काम के लिए बनाया गया उसी चीज को अगर जांचा जा रहा है उसको वैलिडिटी बोलते हैं। जो मकसद है उसका, जो पर्पस है उसके लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसको वैलिडिटी बोलते हैं। रिलायबिलिटी बोलते हैं काबिल एतमाद, ठीक है ना। प्रैक्टिकबिलिटी बोलते हैं यूजेबिलिटी बोलते हैं। द कंटेंट ऑफ द कंटेंट इन द वर्ल्ड इज गिवन इन ओनली वन क्लास। एक ही क्लास में अगर देना तो बोलते पूरे सिलेबस करिकुलम हमको एक ही अगर क्लास में दे रहे हैं तो उसको कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन हम देखें, टीचिंग ऑपरेशंस इन द इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव सेशन में टीचिंग क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं बोले तो ये सारे चीजें होते, क्या क्या होते, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट, ये 3 भी होते। तो इसका आंसर क्या है बोले ऑल ऑफ द अबव। एंड 12th क्वेश्चन देखिए, विजय हु इज अनेबल टू फ्रेम एंड राइट, राइट करने के लिए फ्रेम तो करना पड़ता है उसको, मगर वो बच्चे का असल मसला क्या है बोले तो राइटिंग है, लिख नहीं सक रहा कहता बच्चा।
अनेबल टू राइट, तो यहाँ राइट को देखो मैं आपको अंडरलाइन कर दिया राइट को, तो राइट मतलब लिखने नहीं आ रहा उसको, तो जब उसका मसला जब राइटिंग का है तो उनकी कौन सी डिसेबिलिटी है बोले तो उसकी राइटिंग डिसेबिलिटी। इसका आंसर क्या है 12th का राइटिंग डिसेबिलिटी। और 13 का एक बच्चा एक टीचर डिक्टेट कर रहे थे वर्ड्स स्पेलिंग, तो अनीता क्या कर रही राधा को हेल्प कर रही, तो ये हेल्प क्या कहलाती है बोलते पीर असेसमेंट कहलाती है, ठीक है ना। पीर असेसमेंट ऐसा नहीं करना ऐसा बोलते, वो भी एक असेसमेंट है, उसको पीर असेसमेंट बोलते। पीर असेसमेंट बोलते अपने साथ के बच्चे मदद करना हेल्प करना। एफए के टूल्स कितने बोलते 4 एफए में, ठीक है ना। एफए कितने रहते बोलते भी 4, एफए के टूल्स कितने बोलते भी 4। एसए के टूल्स कितने बोले तो सीसी के हिसाब से 2, एसए 1 एसए 2, ठीक है ना। एफए के कितने बोलते एफए 1 एफए 2 एफए 3 एफए 4, ठीक है ना। आर्टिस्ट स्कल्पचर्स डिजाइनर्स के पास जो इंटेलिजेंस जो जहानत होती है उसको स्पेशल इंटेलिजेंस बोलते हैं, मकानी बोलते हैं उसको, मकानत या मकानी उर्दू में कुछ बोलते हैं ना, वो उस इलाके या उस जगह से मुताल्लुक रहती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड मी, आई बोले तो सेल्फ 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 डेवलपमेंट थ्योरी किसका है कार्ल रॉजर्स का है, ठीक है ना। 17 का आंसर 2। परसेप्शन इज अ होल टेक्स प्लेस इन, परसेप्शन के माने सेंसेशन प्लस थिंकिंग को परसेप्शन बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन में परसेप्शन, परसेप्शन बोले तो इदराक, इदराक के माने क्या है बोले तो सेंसेशन, आपके सेंस भी यूज होना साथ में थिंकिंग भी काम करना, ये दोनों को मिलाते क्या होता है तो परसेप्शन बनता। सेंस बोलता आपकी आंख है मिसाल के तौर पे, 5 सेंसेस है, आंख से देखना, देख के उस चीज को समझना दिमाग इस्तेमाल करके, उसको क्या बोलते परसेप्शन बोलते। तो परसेप्शन एज ए होल, परसेप्शन एज ए होल किसमें है बोले तो ये इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में है कोहलर का, वो बसीरत इक्तिसाबी नजरिया जो गेस्टाल्ट का नजरिया वहां पर ये होल की बात आती है। स्कैफोल्डिंग की, स्कैफोल्डिंग कौन सी थ्योरी में देखने को मिलता कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में मिलता। 19 का आंसर 1 है, 18 का आंसर भी 1 है। 20 का अकॉर्डिंग टू पियाजे ये ईगोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म कौन से स्टेज में देखा जाता, लिमिटेशन मिलके पूछा तो आप क्या लिखना आंसर प्री ऑपरेशन स्टेज में। और ये एनिमिज्म ईगोसेंट्रिज्म का मसला कहां पर खत्म होता है बल्कि अगर पूछा तो उसका आंसर कॉन्सेप्टिक अप्रोच मिलकर टिक करना, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मिलकर टिक करना। वो मसला पाया जाता प्री ऑपरेशन स्टेज में, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म का लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन डिसअपियर हो जाती, ओवरकम होता बच्चा, बच्चा जब बेजानदार चीजों से नहीं खेलता कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है ना, ईगोसेंट्रिज्म भी नहीं रहता। कोलैबोरेटिव लर्निंग एम्फसिस टीचिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग कौन सी चीज को एम्फसाइज करती है तो लर्नर सेंटर्ड को एम्फसाइज करती है। फोर्थ आंसर है 21 का। 22 का व्हेन साइंस टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड टुगेदर इन अ बोटैनिकल गार्डन, यहाँ पर देखो खाली बच्चा नहीं सीख रहा, बच्चा सीख रहा तो शायद लर्नर कॉन्टेक्स्ट बोल सकते थे, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बोले तो कुछ जातरा उर्स या तो कहीं कुछ और मुहर्रम में कुछ कुछ सीख रहे हैं तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता। सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ ये भी नहीं होता, सोशल कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर टीचर भी सीख रहा बच्चा भी सीख रहा, टीचर और स्टूडेंट दोनों सीख रहे बोटानिकल गार्डन में, इसलिए उसको एंड इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। 22 का 3 है, ठीक है ना। देन सेल्फ बेस्ड लर्निंग इज पॉसिबल इन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अभी थोड़ी देर पहले बताया। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसलिए इसको स्टार मार्क डाल के रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी टेक्स्ट बुक्स होते हैं ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे वो होते प्रिपेयर होते हैं, और दुनिया में जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके भी पीछे बीएफ स्किनर का ही हाथ है। बीएफ स्किनर की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए 1930 में उनको नोबेल का प्राइज भी नाम दिया बीएफ स्किनर को, उतना बड़ा फेमस थ्योरी है वो बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं उसको। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, इसलिए उनको नोबेल का प्राइज दिया गया। और साथ ही साथ दुनिया में जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे बीएफ स्किनर के थ्योरी पे मुनसर है। 24 द टीचर मस्ट अवॉइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिले टीचिंग टेस्टिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का चेक करना है तो आप उन लोगों को ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस दे सकते हैं या लोअर ऑर्डर के क्वेश्चंस दे सकते हैं, डिविडेज क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, मगर यस नो टाइप के क्वेश्चंस नहीं देना। तो 24th का आंसर 3 है। 25th का वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एरर्स ऑफ द पजल्स, मैथ्स में एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ाते वक्त कौन सा तरीका है जो बच्चों की गलतियों को पहचानने का, कहाँ बल्कि पूछ रहा हूँ। तो उसका आंसर डायग्नोस्टिक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ, ऑब्जर्वेशन इज अ टूल फॉर डायग्नोस्टिक, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक में आप ऑब्जर्वेशन के जरिए भी डायग्नोस कर सकते हैं, तो इसका 25th का आंसर डायग्नोस्टिक है। ए पर्सन विद साइंटिफिक एटीट्यूड विल नॉट पोसेस, किसी के पास साइंसी रुझान है तो वो आदमी के पास क्यूरियोसिटी भी होता, उसके ब्रॉड व्यूज भी होते, क्रिटिकल थिंकिंग भी रहती, 3 चीजें भी रहते। तो साइंटिफिक
अप्रोच जिसके पास है, साइंटिफिक एटीट्यूड जिसके पास है, वो आदमी कभी भी बगैर कोई एविडेंस के वो कोई डिसीजन नहीं लेता। तो इसीलिए 26 का आंसर, फोर्थ आंसर, टेकिंग डिसीजन विदाउट प्रॉपर एविडेंस, बिना कोई दलील के वो कोई फैसला नहीं लेता। कौन? जिसके पास साइंटिफिक रुझान है, साइंसी रुझान जिसके पास होती है, यानी पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा साइंस को मानने वाला जो आप बच्चा है, आदमी है, वो कभी भी कोई फैसला लेने से पहले साइंस को बुनियाद बना के अपनी फैसले को लेता। फैसला लेने से पहले कोई दलील होना उसको, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो देखता, ट्रायल करके देखता, एक दीवार को मार के देखता, दीवार को हम जितना ताकत से मारे उतनी ताकत से अपने को ही मार लगता। इट इज प्रूव्ड, एविडेंस है उसके पास। तो जब क्या करता ना, फैसला लेता, सही है, जो भी फैसला लेता, तो फैसला लेने से पहले मैं एविडेंस को देखता। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कहते कौन सा है बोले तो ये तीन भी है, 1 2 4, ये तीन भी है, एक थर्ड वन गलत है। डिफिकल्ट टू स्कोर, डिफिकल्ट टू स्कोर नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप आंसर भी कर सकते, अंदाजे से आप गेसिंग कर दिए, गेस करके 100 में से आप पूरे टिका आंसर्स को टिक कर दिए, तो 20 या 25 मार्क्स तो आते हैं आपको। तो डिफिकल्ट टू स्कोर नहीं है, इजी टू स्कोर ही होगी, ठीक है ना? The method that is most suitable for teaching food habits of birds, फूड, ये बर्ड्स के फूड हैबिट्स को मालूम करना है, तो कौन सा सही तरीका है उनके पूछ रहा। तो यहाँ पर लेक्चर मेथड भी गलत है, लेक्चर मेथड में पॉसिबल नहीं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में भी पालन, क्योंकि ये दो मेथड क्या होता है, टीचर सेंट्रिक है। लेक्चर मेथड फोर्थ वन इज फर्स्ट वन, ये दो क्या है, टीचर सेंट्रिक मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, दो क्या होता है, लर्नर सेंटर्ड है। हमारी प्रोजेक्ट मेथड में ह्यूरिस्टिक मेथड में डिफरेंस क्या है बोलते, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक मेथड में क्या होता बोलते, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में काम करते, वहां पर क्या होता है, टीचर की मदद ज्यादा नहीं रहती, ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, लर्नर सेंट्रिक है, पर यहाँ पर क्या होता है बोलते, नेचुरल एनवायरनमेंट में किया जाता, नेचुरल। अभी थोड़ी देर पहले हम देखे प्रोजेक्ट मेथड का ये खूबी नहीं है, बल्कि तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता प्रोजेक्ट मेथड में। अभी यहाँ के देखे अपन क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कौन सा क्वेश्चन था, या ये देखो सेकंड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड शुड नॉट हैव आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं रहता प्रोजेक्ट में, पर्पस भी रहता, प्लान भी रहता, एक्टिविटी भी रहती। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 26 में भी हम क्या देख रहे हैं बोला था, ये ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है बोलते, आर्टिफिशियल कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस होता, लिहाजा यहाँ पर इसका 28 का सही आंसर क्या था, प्रोजेक्ट मेथड। परिंदों का खाने का जो हैबिट है, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में प्रोजेक्ट दिए, तो बच्चे को कौन सा तरीका है, वो तो प्रोजेक्ट मेथड से। तो बच्चा हर घोंसले में जाके हर परिंदे को गौर करके लिखता वो रिपोर्ट, फूड हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना? ये बॉटनी वाले, बायोलॉजी वाले ये प्रोजेक्ट देते बच्चों। स्टूडेंट कलेक्ट्स वाइल्ड एनिमल्स डॉल्स विथ बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ। बच्चा क्या कर रहा कहते, वाइल्ड एनिमल की चीजों को कलेक्ट करके रख रहा कहते, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्टिव में कवर आता बोल के पूछ रहा, कौन से ऑब्जेक्टिव का वो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन है बोल के पूछ रहा। तो आपका सही आंसर क्या है बोलते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट है, एप्लीकेशन भी नहीं होता, एटीट्यूड भी नहीं होता, क्लासिफिकेशन भी नहीं होता, ये पूरे क्या है बोलते हैं एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। ब्लूम्स के ऑब्जेक्टिव्स, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या बोलते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एवैल्यूएशन जो है वो ब्लूम्स के है, ठीक है ना? यहाँ पर हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये अलग है, ये ठीक है ना? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और बोलते हैं फिर स्किल्स वगैरह होते हैं। तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव में, ये इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर दिया देखो कलेक्शन बोल के नंबर 2, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता बोले तो विजिटिंग द प्लेसेस, कलेक्टिंग द प्लेसेस एंड रीडिंग राइटिंग भी इंटरेस्ट में जाता, पार्टिसिपेशन इन सम इवेंट्स वो भी इंटरेस्ट में जाता, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सम प्रोग्राम्स, कोई बच्चा ऑर्गेनाइज कर रहा प्रोग्राम, वो उसका इंटरेस्ट है। दरगाह को जा रहा, मंदिर को जा रहा, विजिट कर रहा, वो भी इंटरेस्ट है। कुछ पुराने सिक्के जमा कर ले रहा बच्चा, सिक्के फोटो जमा कर रहा, इंटरेस्ट है बच्चे को, ठीक है ना? वो एक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव है। तो इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव में 5 स्पेसिफिकेशन आते हैं, ये 5 स्पेसिफिकेशन आप याद रख लेना। एप्लीकेशन में क्या क्या आते हैं उसके भी मैं आपको ग्रुप में भेजा, व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑब्जेक्टिव्स के पूरे क्या क्या स्पेसिफिकेशन से पूरे भेजा मैं आपको। नॉलेज में क्या था, नॉलेज में रिकॉल, रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ये सारे आपको मैं भेजा, आप गौर करके देखो, मेरे पीडीएफ खोल के देखो, उसमें पूरे एप्लीकेशन, आप पूरे स्पेसिफिकेशन से पूरे ऑब्जेक्टिव्स है।
हर ऑब्जेक्टिव का थोड़ा स्पेसिफिकेशन होता है। तो कलेक्शन ऑफ समथिंग, कलेक्शन बोलते हो, देखो कलेक्शन नंबर 2 ये दिख रहा है रेड कलर में, वो इंटरेस्ट का है। तो इसका 24th का आंसर, 29 का आंसर इंटरेस्ट है। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ एस्से क्वेश्चन। एस्से क्वेश्चन का लिमिटेशन क्या है बोले तो रोट लर्निंग को प्रमोट करता एस्से टाइप क्वेश्चन। बड़ा आंसर है तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर याद करके आके रट्टा मार के लिखते। तो एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है एस्से टाइप का। बाकी के ये सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, एस्से टाइप क्वेश्चन के फायदे हैं। यहाँ पर रिटेंशन डेवलप होता बच्चे का, याददाश्त बढ़ती बच्चे की, एक्सप्रेसिव एबिलिटीज बढ़ते हैं, बच्चा अपने तासुरात बयान करता, इजहार कर सकता, डेवलप क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। 3 फायदे हैं इससे टाइप क्वेश्चन से। एक नुकसान, एक खामी, एक लिमिटेशन क्या है ऐसे टाइप क्वेश्चन का बोलता, रोट मेमोरी को डेवलप करता, रट्टा मारने की आदत होती है बच्चों, वो एक खामी है। वो एक खामी को छोड़कर बाकी के 3 फायदे हैं इससे टाइप क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन which one comes under the objective of interest। देखो इंटरेस्ट के बारे में फिर एक क्वेश्चन है आपका। अभी थोड़ी देर पहले हम इंटरेस्ट का देखे क्वेश्चन नंबर 29 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में वही पूछ रहा कि इंटरेस्ट किसमें है बोल बता रहा। तो यहाँ पर देखो, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन सिविक एक्टिविटीज। सिविक एक्टिविटीज मतलब सोशल वर्क में हिस्सा लेना, वो क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट कहलाता है। यहाँ पर देखो 4 या 1 2 3 4 तो नहीं दिया, देखो पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन भी इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव का एक स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या है बोले तो 31st का आंसर, पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन सिविक एक्टिविटीज बोले तो इंटरेस्ट है ऑब्जेक्टिव। फिर एक्सप्रेशन किसका है, एक्सप्रेशन द ओपिनियन बोले तो क्या है, वो एटीट्यूड का है। एटीट्यूड में फिर 5-6 स्पेसिफिकेशन होते हैं। एटीट्यूड का मतलब क्या है बोलते, ओपिनियंस। आपका ओपिनियन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आपके घर में फातिहा देते क्या, देते, हमारे पास देते, इनके पास नहीं देते, वो आपका ओपिनियन है। या नहीं तो फिर आपके घर में वो करते क्या, वो रस्म करते क्या, ओपिनियन है। ये लोग काले कपड़े क्यों पहनते, ये लोग 40 दिन ऐसा क्यों करते, ये लोग 6 महीने ऐसा क्यों करते, 4 महीने ऐसा क्यों करते, इनके पास वो तरीका क्यों, लोग ऐसा क्यों करते। दैट इज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज नथिंग बट योर ओपिनियन। ओपिनियन आइदर कुड इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको कोई चीज पूछ दो, आप मेरे को पसंद नहीं है बोलते, वो आपका ओपिनियन है, वो नेगेटिव आंसर है। वो वही सेम चीज किसी को पसंद रहती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो expression of the opinion is, that is your attitude। और अप्रिशिएट कल्चरल वेरिएशंस, कोई चीज को आप अप्रिशिएट करना भी क्या कहलाता बोले तो, वो भी अप्रिसिएशन में आता। अप्रिसिएशन भी एक ऑब्जेक्टिव है, अप्रिसिएशन। देन रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, दूसरों के ओपिनियंस को कदर करना। यानी आपके घर में तो फातिहा नहीं देते, दूसरों के घर में फातिहा दे रहे, तो आप उसकी कदर करना। ठीक है भाई, चलो उनका उनका एक तरीका है। या नहीं तो उनके घर में कोई जो रस्म हो रहा, वो रस्म को आप, जी हम नहीं करते बोल के नहीं बोलना, बोलता क्या करना, कदर करना। ठीक है भाई, आपके पास करते होंगे, शायद हमारे पास वो तौर तरीका नहीं है, वो रस्म हमारे पास नहीं है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बल्कि उसको रेस्पेक्ट कर रहे हैं सामने वाले के ओपिनियंस की, तो वो क्या कहलाता है, वो तो एटीट्यूड का है। आज हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं है एक्चुअली, ये गुरुकुल का प्रिपरेशन के क्वेश्चंस है, आप पर्पस से रख लो। और एक्चुअली आज हमारे पास ऑब्जेक्टिव के बदले हम क्या करें, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं। आप देखिए अप्रिसिएशन बल्कि जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है आपका, वो एकेडमिक अप्रिसिएशन में सारी चीजें आती है। रिस्पेक्टिंग द अदर्स ओपिनियंस एंड एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और योर फीलिंग्स जो है, वो सारी चीजें क्या आते हैं बोले तो एकेडमिक स्टैंडर्ड अप्रिसिएशन में आती है। अप्रिसिएशन मिलकर दिया था। मैं समझ, तो मैं आपको ये चीजें भेजा भी था ग्रुप में, आई थिंक आई विल शो यू, कहाँ पर है देखेंगे, इसमें नहीं है, आई विल शो यू। ये तो EMR है, मैं आपको ग्रुप में कहीं भेजा था, देखो सारी चीजें यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव्स भी कल भेजा था शायद में, आई थिंक। शकील थोड़ा रिस्पॉन्ड हो, सिराज साहब, चश्मुद्दीन साहब, शकील ये देखो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव्स जी सर। स्पेसिफिकेशंस में कल भेजा था, आप लोग और करके देखेंगे, बता दूं। देखो भेजे ये प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ दिख रहा आपको स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव्स मिलके दिख रहा, स्क्रीन पे दिख रहा ऑब्जेक्टिव मिलके। यस सर। वैल्यूज, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशन। यस, ये देखो ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म गोल्स, स्पेसिफिकेशंस आर अटेनेबल इन स्टिपुलेटेड टाइम इन क्लास अलॉटेड इन स्कूल। स्टिपुलेटेड टाइम बोलते कितना, बताओ मेरे को, क्लास में स्टिपुलेटेड टाइम कितना रहता है टीचर के पास? 40 मिनट्स 40 मिनट्स 45 मिनट 40 या 45 मिनट्स रहता। उसमें 45 मिनट 45 मिनट्स के अंदर हासिल करने वाले जो हुसूल शुदा, तलब शुदा, मतलूब शुदा जो मकासिद है, उसको तसरीहात बोल रहा है, स्पेसिफिकेशंस बोल रहा है। लर्निंग आउटकम्स है वो स्पेसिफिकेशंस। वो किसका हिस्सा है बोलते हो, ऑब्जेक्टिव्स का है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक लेसन के बाद, एक यूनिट के बाद हासिल होने वाले गोल्स है ऑब्जेक्टिव्स।
ultimate goals of classroom. Objectives are defined specific in nature. Objectives are formulated based on psychology. Objectives के पीछे कहानी किसकी है? Psychology की. Aims के पीछे कहानी किसकी है? What is the base of aims? Fourth point देखो आप, aims में. Fourth point. Aims are formulated based on philosophy. Philosophy. इसलिए philosophy सिखाते हैं आपको. Philosophy. आप समझ में आए philosophy क्यों है बीएड में? कई को रखेंगे क्या नहीं करेंगे, दिमाग खराब. ये वैदिक सिस्टम, ये वो रियलिज्म, आइडियलिज्म के परेशान हो रहे थे ना आप लोग जब पढ़ते हो बीएड में, डीएड में. उसके पीछे एम्स है. एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स. लॉन्ग टर्म गोल्स बोल तो बोर्ड ऑफ एग्जाम, एसएससी के बाद, इंटर के बाद, डिग्री के बाद हासिल होने वाले एम्स है आपके. क्या एम रहता आपका बताओ? एम क्या रहता? कैन एनीबॉडी गेस? आफ्टर डिग्री क्या एम रहता आपका? टू बिकम ए टीचर, टू बिकम ए डॉक्टर, टू बिकम ए कलेक्टर, टू बिकम ए ग्रुप 1 ऑफिसर. ये एम है. इसलिए तो एम को क्या बोल रहे हैं? एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स. जब ये स्पेसिफिकेशन बोलते क्या है? स्पेसिफिकेशन मतलब आप कॉलेज को जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स है. ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स बोलते आप क्या कर रहे हैं? कोर्स लिख के पास कर रहे हैं. कोर्स बोल के लिखा था, कोर्स लिख के आप कोर्स में एग्जाम पास कर रहे हैं. ठीक है ना? एम का है आपका सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, आपको डिग्री मिल गई. डिग्री मिलने के बाद आप एक बीए, एमए, एक पीजी होल्डर बनते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको, आपका एम क्या रहता? जॉब. आपको जॉब मिल जाती, कोई ना कोई जॉब मिल जाती, टीचर की होगा. एम में आप सक्सेस हो जाते. ठीक है ना? जब एम में जब आपको जॉब मिल जाती है तो जाहिर सी बात है आपका क्या बढ़ जाता? लास्ट में क्या बन जाता? वैल्यूज बढ़ जाते हैं आपके. देखो यहाँ पर वोकेशनल वैल्यूज बोल के, कल्चरल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पूरे वैल्यूज बढ़ जाते हैं आपके. ये कोड्स, वैल्यूज को याद रखने का कोड है देविका यूएस बोल के. ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया, कोई बोल सकते हैं? दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया. देविका रानी, देविका, उन्होंने कहाँ मर गए? देविका रानी अमेरिका में मर गए. देविका यूएस बोल के कोड याद रखना. D will the disciplinary values, ethical values, vocational values, intellectual values, cultural values, aesthetic values, utilitarian values, social values. इस तरह से आप